हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद श्री। आज हम बीएनएस के सेक्शन 2 की डेफिनेशन 1 से 10 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली डेफिनेशन है हमारी कार्य, मतलब कि एक्ट। इसकी है कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। इसका मतलब है कि कार्य में एक्ट और एक्ट ऑफ सीरीज दोनों को ही इंक्लूड किया गया है कि कार्य में आपने कई सारे कार्य किए, उनको टोटल सबको मिलाकर एक ही कार्य मानेंगे, इसी को हम कार्य कहेंगे। ऑप्शन 2 की परिभाषा 2 कहती है जीव जंतु, यानी इसमें एनिमल की परिभाषा है। एनिमल से मतलब है मानव से अलग कोई भी जीवित प्राणी एनिमल कहलाएगा, जो कि मतलब मानव की श्रेणी में नहीं आएगा। जो ह्यूमन बीइंग नहीं होते और जीवित भी होते हैं वो जीव जंतु की श्रेणी में आ जाएंगे। अगली हमारी डेफिनेशन आ जाती है शिशु की, यानी कि चाइल्ड। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति शिशु की कैटेगरी में माना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कूटकरण की है, जिसे कि काउंटरफीट कहते हैं। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति कोई चीज दूसरी चीज के सामने इस तरीके से रखता है या करता है कि उस चीज से प्रवंचना की जाएगी, यानी कि भ्रम होगा। तो और ये जानता है वो कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज से भ्रमित होगा और उस चीज को वो उसी तरीके से डिजाइन कर रहा है कि अगले आदमी को भ्रम हो जाए, तो उसे हम कूटकरण कहेंगे। वो कूटकरण की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। यहाँ कूटकरण के 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, जिसमें पहले वाला कहता है कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल वैसी ही हो। नकल मतलब उसमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, सेम वैसी चीज डिजाइन करना जरूरी नहीं है, वो उससे अलग भी हो सकती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की सेम एज इट इज़ डिज़ाइन करता है, तो ये ऐसी उपधारणा करेगा कोर्ट, जब तक कि उसे साबित नहीं कर देता है क्रिमिनल कि मेरा ये आशय नहीं था कि मैं इसका कूटकरण करूं, तब तक यही उपधारणा करी जाएगी कि उसने उस चीज़ को इसीलिए ऐसा डिज़ाइन किया था कि कोई व्यक्ति उससे भ्रमित होकर उस पर विश्वास कर ले, या फिर वो जानता था क्रिमिनल कि वो ज़रूर इस पर विश्वास करके इस तरीके से भ्रमित हो जाएगा। ऐसी उपधारणा कोर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन कोर्ट की आ जाती है, न्यायालय की आ जाती है, जिसके अंदर एक न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय, यानी कि काफ़ी सारे न्यायाधीश मिलकर जहाँ कार्य करते हैं, उस जो विधि द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है वो जगह न्यायालय कहलाती है। अगली डेफिनेशन बेईमानी की है, जो कि है सेक्शन 2(7) में डिसऑनेस्टी। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य इस इंटेंशन के साथ करता है जिसकी बस किसी एक व्यक्ति को तो वो सदोष लाभ मिल जाए और दूसरे व्यक्ति को एक सदोष हानि कारित हो जाए, तब वो कार्य बेईमानी से किया जाएगा। कि वो इंटेंशनली ये कार्य करता है कि मेरे इस कार्य से इस व्यक्ति को तो लाभ हो जाना चाहिए और इस व्यक्ति को हानि हो जानी चाहिए, कोई लॉस हो जाना चाहिए, वो बेईमानी से किया हुआ कार्य कहलाता है। अगली डेफिनेशन 2(8) है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट से मतलब है जब कोई विषय को हम किसी भी पदार्थ पर, यानी कि अक्षरों के किसी भी चीज़ पर, पदार्थ पर हम, जैसे पत्थर हो गया, कोई कागज़ हो गया, उसमें हम लिखते हैं अक्षरों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, अंकों के द्वारा, किसी भी तरीके से हम रिकॉर्ड बनाते हैं। तो और वो रिकॉर्ड आगे भविष्य में साक्ष्य के रूप में काम में ले सकते हैं, उसे हम एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं। इसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, जिसमें कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने करा, तो जिस लेख पर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, जिस डॉक्यूमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट करा है, वो साक्ष्य के रूप में उपयोग ले सकते हैं, वो आपका एविडेंस हो जाएगा। बैंकर पर दिया गया चेक जो होता है वो भी आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा, दस्तावेज कहलाता है। मुख्तारनामा आपका दस्तावेज कहलाता है। इसके अलावा मानचित्र, रेखांक, जिसको साक्ष्य के रूप में अपन उपयोग ले सकते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट कहलाए जाते हैं। और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें कोई निर्देश या अनुदेश भी लिखे गए हों, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही कहलाता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है 9, कपट पूर्वक। इसका मतलब होता है जब कोई कार्य हम कपट करने के आशय से करते हैं कि भाई हम इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर कोई कपट करना है, कोई हमारा आशय ही हमारा बेईमानी पूर्वक है कि हमको यहाँ पर कुछ गलत करना है, तो तभी अगर आशय आपका कपट पूर्वक है तो ही कपट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगली परिभाषा हमारी आ जाती है 2(10) में, जिसमें है लिंग, यानी कि जेंडर के बारे में। तो जेंडर में 3 पुरुष
पुल्लिंगवाचक शब्द वह है, उसमें इंक्लूडेड है चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो या उभयलिंग हो, यानी कि इसमें महिला पुल्लिंग शब्द के अंदर पुरुष, महिला और उभयलिंग यानी कि ट्रांसजेंडर जो पर्सन्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। ये पहले नहीं था आईपीसी में, ये अभी बीएनएस में नया जोड़ा गया है। तो पुल्लिंग शब्द जहाँ आ रहा है वो पुल्लिंगवाचक होगा और पुल्लिंग में महिला, पुरुष, उभयलिंग सभी को शामिल किया गया है। तो ये था दोस्तों आज हमारा बीएनएस का सेक्शन 1 से लेके 10 तक का हमने डिस्कशन किया था। अगले वीडियो में हम सेक्शन 2:11 से लेके 2:20 तक की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और यहाँ हम लॉ के बारे में और भी डिस्कस करेंगे और आरजेएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। थैंक यू।